लाइव क्लास ही रखेंगे और क्लास 10 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आप सब करके भी अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं। और थम अप, थम्स डाउन या फिर हैंड रेज, ये सारे ऑप्शंस आपके ऐप पर अभी शो हो रहे होंगे, है ना। तो 1 से 2 दिन में सारी चीजें ऑन हो जाएंगी और आप मुझ तक अपनी कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी आप हम टीचर्स तक ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लाइव क्लास आप हमसे अपनी कंफ्यूजन को शेयर कर सकते हैं और हम तक बात पहुंच जाएगी। तो ठीक है बेटा, एक रूटीन में लाइए, है ना। लाइव क्लास को रूटीन में लाना हम लोग को, और सभी लोग अब जो है एक आदत में लाइए, क्लासेस टाइम से स्टार्ट होंगी और लाइव ही चला करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ बेटा कि आपके पास अपनी बुकलेट है जो मॉड्यूल मिला यहाँ से, उस मॉड्यूल में आप सिर्फ मुझे अपने डाउट्स मैसेज करेंगे, है ना, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर मैसेज करना है, लेवल और क्वेश्चन नंबर। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं उसमें डाउट डिस्कस किया करूंगा, ठीक है। आज मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, मैग्नेटिज्म जो चैप्टर चल रहा बेटा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल क्वेश्चन करा दूंगा और उसके बाद EMI AC का नंबर लग जाएगा, है ना। बट उससे पहले मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं वो आप आज से बनाना शुरू कर देना, आज ही आप ट्राई करना शुरू कर देना। करीब 40-50 क्वेश्चन को लेवल 1 जो जितने भी रहे लेवल 1 के क्वेश्चन बनाना, और उसके बाद कल सुबह तक आप मुझे लेवल 1 के जितने भी डाउट्स हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर लिखना है लेवल 1 एंड क्वेश्चन नंबर जैसे 3rd नहीं आया तो 3rd, 5 नहीं आया तो 5, 7, 10, 11, 12 जो भी है वो आप मुझे भेज दोगे, तो मैं उस मॉड्यूल से वो क्वेश्चंस आपके कल सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज जो है जो चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, उस चैप्टर का नाम क्या है, क्या इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे थे। ये टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिज्म में, और हम लोगों ने कुछ टर्म्स कल पढ़ लिए थे। कल क्या क्या पढ़ा था बेटा, याद है आपको? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ा दिया था, मैग्नेटिक इंडक्शन पहला पढ़ाया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दूसरा पढ़ा था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में आपको समझा दिया था, फिर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में बताया था, है ना, फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताया था। इतनी बातें हम पढ़ चुके थे, है ना बेटा। चलिए अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। बेटा म्यू आर क्या होता है, तो म्यू आर होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और काईएम क्या होता है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, काईएम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और म्यू आर और काईएम में क्या रिलेशन होगा ये हमें देखना है ना। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप ऐसे सोचो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपने इसमें कोई सबस्टेंस रखा, डाया या पैरा, फेरो नहीं, डाया या पैरा, ओके। अब जब आप यहां पर रखते हैं इस सबस्टेंस में साउथ पोल और नॉर्थ पोल नहीं है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट या तो डाया होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, पैरा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, डाया होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होगा, पैरा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड होगा। तो मान लीजिए बेटा यहाँ पर साउथ पोल आया, यहाँ पे नॉर्थ पोल आया, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर बेटा अंदर की किसी पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, तो अब यहाँ पर 2 मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसे, एक तो होगा अप्लाइड फील्ड ये वाला, और एक तो होगा साउथ नॉर्थ, जब इसमें पोल डेवलप होता बेटा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ होगा। तो अगर मुझसे कहेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखिए तो मैं क्या लिखूंगा, बी एक्सटर्नल प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। एक मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाइड है ही, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से जो मैग्नेट बना, तो मैग्नेट की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो, दैट इज कॉल्ड
बी ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। यहां तक ठीक है बेटा? चलिए अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप याद करिए कल मैंने बताया था H का फॉर्मूला B अपॉन म्यू, ये समझाया था। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या म्यू इनटू H लिखेंगे, म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू H, और B एक्सटर्नल, हम यहां पर जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं B एक्सटर्नल, वहां पे मान के चलेंगे एयर होता तो कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड होता, तो म्यू नॉट इनटू H। मेरी बात समझो, ये समझ नहीं आ रहा, ये वाला स्टेप नहीं क्लियर हो रहा होगा। जैसे बेटा देखो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड भूल जाओ, पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्या एक्सटर्नल मैग्नेट, और मान लो सबस्टेंस है ही नहीं, सबस्टेंस नहीं है, भूल जाओ सबस्टेंस को। यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना होगा, म्यू नॉट H बराबर होगा बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट होगा कि नहीं होगा, तो बी एक्सटर्नल होगा म्यू नॉट H, यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि म्यू नॉट H के बराबर होगा। अब ये जो सबस्टेंस यहाँ पर है वो मैग्नेटाइज होगा, साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा, अपना फील्ड क्रिएट करेगा और टोटल फील्ड फिर कुछ और हो जाएगा। तो जब आप म्यू इनटू H लिखते हैं तो आपको टोटल फील्ड मिलेगा, और बी एक्सटर्नल के लिए म्यू नॉट इनटू H लिखते हैं तो इसका मतलब ये अप्लाइड फील्ड मिलेगा। H दोनों में सेम रहेगा क्योंकि H तो डिपेंड्स अपॉन सोर्स, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। और ये बेटा Bm, तो Bm यानी मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड होगा म्यू नॉट इनटू I। क्या होगा बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो लाइन मैंने लिखा ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको एक नॉलेज मिल रहा है कि कभी भी सबस्टेंस के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन जैसे पूछेगा तो ये होगा म्यू नॉट I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सब पढ़ाया है, इससे ठीक पिछले लेक्चर में सब बताया मैंने। अब म्यू नॉट आप कॉमन ले लीजिए, अब म्यू नॉट आप कॉमन लेके डिवाइड करिए, म्यू H अपॉन म्यू नॉट बराबर H प्लस I, और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू R होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। कल बताया था किसी सबस्टेंस या मीडियम की परमिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू अपॉन म्यू नॉट म्यू R होता है बेटा इनटू H बराबर H प्लस I, और I की वैल्यू होता है काइम इनटू H। बताया था डाई और पैरा के केस में I बराबर काइम इनटू H, H कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए बेटा म्यू R बराबर हो जाएगा 1 प्लस काइम, ये रिलेशन होता है, म्यू R बराबर होता है 1 प्लस काइम। तो आपको ये रिलेशन का मैंने डेरिवेशन कराया, इसमें क्या क्या दो तीन चीजें आपने सीखा। पहली चीज सीखा कि अगर मुझसे कहे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ अंदर, तो म्यू इनटू H, सबस्टेंस का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इनटू H नेट मैग्नेटिक फील्ड। बोलेगा जो अप्लाइड फील्ड है वो लिखो, तो म्यू नॉट इनटू H लिखेंगे, म्यू नॉट मान के चलेंगे एयर है उतना फील्ड अप्लाई हुआ, वो तो सबस्टेंस है रिस्पॉन्ड करा और फील्ड कुछ अलग हो गया तो म्यू इनटू H लिखेंगे, और अप्लाइड फील्ड म्यू नॉट इनटू H प्लस, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड यानी साउथ नॉर्थ बना वो भी फील्ड क्रिएट करेगा तो म्यू नॉट I लिखेंगे। म्यू नॉट कॉमन लिया तो एक चीज आपको समझना है कि मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड पूछेगा तो म्यू नॉट I लिखेंगे। I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर म्यू नॉट डिवाइड में मल्टीप्लाई, ये जो कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचा म्यू अपॉन म्यू नॉट, यहाँ होगा H प्लस I, और डाया और पैरा केस में I बराबर होता है काइम इनटू H, H कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, म्यू R बराबर 1 प्लस काइम। तो बेटा ये जो है आपको ये याद रखना है कि म्यू R इज इक्वल टू 1 प्लस काइम m, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में ये रिलेशन होता है म्यू R इज इक्वल टू 1 प्लस काइम m। ये कहानी है बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो देखिए बेटा जल्दी से लिखिए, आपके पास 1 मिनट का वक्त है ना, सभी लोग लिखिएगा प्लीज जल्दी से, कोई देर नहीं करेगा, ईमानदारी से सब लोग जल्दी से लिखिए प्लीज। तो आपको याद रखना है म्यू आर बराबर 1 प्लस आई एम। मिटा दो, चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अब ध्यान से सुनो बेटा, तो हमने रिलेशन बिटवीन न्यूअर एंड काइम पढ़ लिया, ठीक। अब आइए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूरीज लॉ, क्यूरी का नियम। ध्यान से सुनिएगा, क्यूरीज लॉ, क्यूरी का नियम। अब क्या है बेटा, ये बिल्कुल समझिए ध्यान से। चैप्टर समाप्ति की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये चैप्टर अब ज्यादा नहीं बचा बेटा, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्यूरीज लॉ क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्यूरीज लॉ है बेटा कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ paramagnetic substance be changed when temperature of paramagnetic substance be changed then according to Curie's law, the magnetic susceptibility chi m varies as chi m inversely proportional to T। देखो बेटा, इसको हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरी का नियम ये है, क्यूरी ने डाया, पैरा और फेरो में, डाया को तो देखते हैं हम लोग, जानते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती बेटा। याद रखिएगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उसकी प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म अफेक्ट होता है, बल्कि वो घटने लगता है। इसलिए देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटता है। So the magnetic susceptibility of the paramagnetic substance inversely proportional to the temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा, है ना बेटा। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। The temperature at which para converts into dia is called critical temperature। यानी बेटा पैरा जब डाया में कन्वर्ट हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है, कोई भी बच्चा नहीं डरेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पैरामैग्नेटिज्म घटता जाएगा और वो टेम्परेचर जिसमें पैरा डाया की तरह बिहेव करने लगेगा उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नासा, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इसरो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई एंड नीट। इसलिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कायम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर याद रखेंगे, इस पे हमें बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। क्रिटिकल टेम्परेचर हमें याद रखना होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस समय पैरा जिस टेम्परेचर पे डाया में कन्वर्ट हो जाता है। तो कायम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बात एकदम सीधी सीधी है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। आइए बिल्कुल आराम से, डरने का नहीं भाई। बहुत आराम से। अब देखिए बेटा, क्यूरी-मिस लॉ,
देखिए बेटा क्यूरी-विस लॉ, हाँ भाई क्यूरी-विस लॉ, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्यूरीज लॉ पढ़ दिया, अब हम क्यूरी-विस लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ये क्यूरी-विस लॉ बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्यूरी-विस लॉ ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। देखिए बेटा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ferromagnetic substance, when temperature of ferromagnetic substance be changed, then change है ना, डी भी लगा दो, be changed, then according to this law, magnetic susceptibility varies as और कैसे वैरी करता है वो है काई एम बराबर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, T माइनस टीसी। T माइनस टीसी, टीसी इज द क्यूरी टेम्परेचर, तो काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T माइनस टीसी। यहां पर बेटा टीसी को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। यहां पर बेटा अगर मैं बहुत ईमानदारी से, अगर मैं यहां पर ये T है, यहां पर काई M है, और ये बेटा मैंने ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, डरने का नहीं, इसका ग्राफ ऐसा होता है, डरने का नहीं। तो काई M इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T माइनस टीसी। यहां पर बेटा क्यूरी टेम्परेचर मैंने पहले भी बताया है, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which ferro converts into Curie, ferro converts into para is called Curie temperature. Ferro converts into para is called Curie temperature. तो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा, है ना, ये मैंने क्यूरीज लॉ पढ़ाया और मैंने क्यूरी-विस लॉ पढ़ा दिया। क्यूरी-विस लॉ में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बात होती है, क्यूरीज लॉ में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बात होती है। यानी जो बातें मैं बता रहा हूं बेटा वो सब याद होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर when temperature of ferromagnetic substance be changed, then according to this law magnetic susceptibility varies as this। यहाँ पर बेटा टीसी को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, इसका ग्राफ अगर कभी पूछ ले तो आपके सामने है, देखो ना, T माइनस टीसी अगर जीरो कर दे, जैसे T और टीसी बराबर हो जाए 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा बेटा। हमारी बात समझ में, ये आपको याद रखना है, बहुत आराम से, जल्दी से लिख लो, आधा 1 मिनट का वक्त देता हूं, जल्दी से प्लीज लिख लो, जल्दी से प्लीज। करने का नहीं। चलो मिटा दे, चलो बेटा मैं इसे मिटा रहा हूं।
अब देखो बेटा, हम लोग जो है यहाँ पर क्यूरीज लॉ पढ़ चुके हैं, क्यूरी-लिस लॉ भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टैरिसीस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हिस्टैरिसीस। देखिए ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। मैंने एक पॉइंट पढ़ाया है, बहुत मेहनत से पढ़ाया, हर बच्चों को याद होना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन करना है, बिल्कुल ध्यान। देखो बेटा, हिस्टैरिसीस जो होता है बेटा, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मिलता है। इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड ओनली इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान से सुनना, आराम से मेरी बात समझना, मैं क्या बोलने वाला हूं। देखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड ओनली इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहली बात तो ये, ना तो डाया में मिलेगा, ना पैरा में मिलेगा। इट इज, ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मिलेगा। अब बहुत ध्यान से, तो इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड ओनली इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब होता क्या है सर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रॉपर्टी जो मिलता है हिस्टैरिसीस का, तो ये प्रॉपर्टी है क्या? हिस्टैरिसीस कहेंगे किसे? तो ध्यान से सुनने का, अच्छे से दिमाग लगा के सुनने का, है ना, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर बेटा अभी सब सीख जाओगे, अभी सब सीखने वाले हो। H और ये I, बड़े प्यार से जोर से बोलो, बड़े प्यार से। I और H याद है आपको, मैंने जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ाया था तो मैंने बोला था बेटा, डाया और पैरा के केस में I बराबर कायम इंटू H लगता है। ये ओनली वैलिड फॉर डाया एंड पैरा। उस समय मैंने ये नहीं बोला था बेटा कि ये सिंपल बोला था कि डाया और पैरा केस में, मैंने ये बोला था कि फेरो के केस में नहीं लगेगा। और अब बेटा ये बोलते हैं ना, कल से मैं लाइव इंजेक्शन भी शुरू कर दूंगा। अभी आज इंजेक्शन बच्चे मैसेज दे रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहा, कल से इंजेक्शन आएगा। ठीक है, ये बोलते हैं। तो बेटा एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल से लाइव इंटरेक्शन रहेगा, यानी आप जो मुझे कल मैसेज करेंगे या जो आप माइक पे अपनी आवाज रिकॉर्ड करके जो मुझे भेजेंगे, वो कल से मेरे तक पहुंचने लगेगा। अभी जो आप भेज रहे हैं वो मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, कल से मेरे पास सब पहुंचने लगेगा और कल से हम आपके हर क्वेरी, हर कंफ्यूजन का जवाब दे जाएंगे, है ना। आज जो है कुछ व्यवस्था है वो करनी है और उसके बाद कल से ये सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खैर ध्यान से सुनिएगा। I इक्वल टू कायम इंटू H वैलिड ओनली फॉर डाया एंड पैरा, नॉट वैलिड फॉर फेरो। तो वहां पर लोगों ने दिमाग में सोचा सर फेरो के लिए क्या करते हैं, तो आई ये फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या करते हैं। तो देखिए फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस में बेटा मैं एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। देखिए ये वाई एक्सिस पे क्या लिया, आई का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक, सॉरी आई इक्वल टू क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई का बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब जो मैं खींचने जा रहा हूं, घबराना नहीं, सब सिखाऊंगा। ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, डरना नहीं मैं यही हूं, डरना नहीं मैं यही हूं। पहले डायग्राम बना दूं, फिर समझाऊंगा, वो भी बड़ी ईमानदारी से। ए बी सी डी ई एफ ए, है ना, ध्यान से समझिएगा। ओ से बी, इसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। डोंट वरी, डोंट वरी, इट्स मी, मैं हूं ना। ओ से सी, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी। डोंट वरी, मैं हूं। सबसे पहले तो आई एक्सिस पे जो ओ बी होता है बेटा, या फिर ये जो ओ ई होता है ना, इसे हम बोलते हैं
रिटेंटिविटी, बड़े प्यार से सब समझा रहा हूं, डरने का नहीं, मैं हूं ना, मैं सब सिखा रहा हूं। ओसी एंड ओएफ कोएर्सिविटी कहलाता है, ओसी एंड ओएफ कोएर्सिविटी कहलाता है, कोएर्सिविटी कहलाता है। ए और डी को बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन, ए एंड बी पॉइंट पर मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाता है, मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाता है। और कोई बच्चा दिल पे नहीं लेगा, कोई बच्चा दिल पे नहीं लेगा। ओबी एंड ओई रिटेंटिविटी, ओसी एंड ओएफ कोएर्सिविटी, ए एंड डी मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब समझिए ध्यान से, ये पूरी कहानी क्या है, ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया, ये क्या चीज है, व्हाट इज हिस्टेसिस, हिस्टेसिस कहां है, आपने तो आई और एच का ग्राफ खींचा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और उसका जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, मैंने मन में ये सोचा बेटा कि मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, सपोज दैट ये चौक, मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना है, इसे आयरन कोबाल्ट। चलिए ये आयरन का एक रॉड है मेरे पास, ये आयरन का है। अभी कुछ नहीं, कोई मैग्नेटिज्म इसमें नहीं है, कोई साउथ कोई नॉर्थ नहीं, बढ़िया शानदार बैठा हुआ प्यास है, रखा हुआ नहीं। अब मैंने इसमें फील्ड अप्लाई करा, फील्ड अप्लाई करा तो H का मतलब समझो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी समझो अप्लाइड फील्ड। थोड़ी देर के लिए आसानी से समझने के लिए H को समझ लो अप्लाइड फील्ड। अब मैंने फील्ड अप्लाई करा और फील्ड 0 से बढ़ाना शुरू करा, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाना शुरू करा, ऐसे मान के चलो। तो देखिए जब यहाँ पर H की वैल्यू 0, यहां से देखना बेटा, बिल्कुल यहाँ फोकस करना, मैं सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। यहाँ देखो H 0 I 0, I मतलब समझना है कि उसमें मैग्नेटिज्म आएगा, उसमें साउथ नॉर्थ पोल आना, मतलब मैग्नेटिज्म आना, दैट इज I का वैल्यू बनना। अभी कोई फील्ड नहीं है, नो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई मैग्नेटिज्म नहीं है। अब मैंने I को बढ़ाना शुरू करा, देखो H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ रहा है। तो H बढ़ाने से जिधर की तरफ H बढ़ रहा है उधर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आ रहा है ना। देखिए धीरे धीरे I बढ़ता जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ये मैग्नेट बनता जा रहा है। I धीरे धीरे बढ़ते 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 H बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, H बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, H बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, और एक टाइम पर जाकर के ये एक पॉइंट पर हो गया। उसके बाद बेटा H को आप कुछ भी बढ़ाओ, अप्लाइड फील्ड का क्या है, कुछ भी बढ़ा दो। अभी 100 था, 110 120 130 200 500 1000 कुछ भी कर लो लेकिन I का एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, एक लिमिट तक उसमें मैग्नेटिक मोमेंट राइज करेगा। साउथ और नॉर्थ एक लिमिट तक पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक मोमेंट एक लिमिट तक स्ट्रेंथ अपना बढ़ा पाएगा। उसके बाद फिर आप चाहे फील्ड कुछ भी बढ़ा दो, I नहीं बढ़ेगा। इसलिए इस पॉइंट को बोलते बेटा सैचुरेट कर गया। अब उसके बाद कांस्टेंट हो गया, कुछ नहीं होगा। अब चाहे फील्ड H बढ़ाते जाओ, I नहीं बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन, यानी इस समय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम रहेगा। H तो कुछ भी हो सकते हैं, तो अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं चलो भाई ठीक है, यहां तक सही है। अब मैंने सोचा अच्छा मैं बढ़ा रहा हूं लेकिन ये I को बढ़ ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो यार हो गया, ये तो बढ़िया मैग्नेट बन गया, बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। ठीक है भाई, चलो H की वैल्यू घटाते हैं। मान लो 100 तक क्या था, 99 98 97 96 90 80 70 करने लगा मैं, तो घटाने लगा तो I की वैल्यू जैसे बढ़ा था बेटा वैसे नहीं घट रहा, अब दूसरे तरीके से घट रहा है। ये घटते घटता दूसरा पाथ हो गया, इट फॉलोज द डिफरेंट पाथ, ये अलग पाथ से घटेगा, घटते 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 यहाँ आया। यानी H जब डिक्रीज करके मैंने 0 करा तो I पूरी तरह से 0 नहीं हो पाया, I पूरी तरह 0 नहीं पाया, क्योंकि आपको याद होगा बेटा जब H बहुत छोटा होता है यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने बताया था ये कैसे मैग्नेटाइज होता है। याद है डोमेन की बाउंड्री खिसकती है, जिस डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो एक्सपैंड होता है, जिसका किसी डिफरेंट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर H बढ़ते 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 लास्ट तक जाकर के फिर डोमेन रोटेशन होने लगता है। चलो भाई ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो गया, I मैक्सिमम पहुंच गया। जब आप H घटाते हो बेटा तो I घटते 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 H घट रहा है, I घट रहा है, और जब H 0 गया तो I कुछ बच गया, यानी H मैंने घटा के 0 कर दिया, खत्म। लेकिन देखा ये साउथ और नॉर्थ थोड़े से बच गए। क्यों बचे? क्योंकि बाउंड्री आप सिकुड़ करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाती है। जिस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में डोमेन फैला, एक्सपैंड हुआ, बाउंड्री बाहर की तरफ गया,
लेकिन जब फील्ड को डिक्रीज करके जीरो कर दिया तो डोमेन अपने वापस पोजीशन पे नहीं आ पाता है, कुछ बच जाता है। जितना मैग्नेटिक मोमेंट बच जाता है, जितना मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में बच जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जितना बच जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, जो फील्ड आपने अप्लाई किया था उसको आप घटा के खत्म कर देते हैं तो भी इसमें आई बच जाता है। दिस इज कॉल्ड दिस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म बेटा, दिस इज कॉल्ड द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। व्हाट इज रिटेंटिविटी? हम बोलते हैं रिटेंटिविटी इज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे, आप उसको जीरो से बढ़ा रहे हैं, जीरो से आप स्टार्टिंग में कोई फील्ड नहीं था तो आई भी जीरो था। ये ओ से ए तक का पाथ केवल स्टार्टिंग में पहली बार फॉलो करता बेटा, पहली बार, उसके बाद नहीं फॉलो करेगा। उसके बाद आप आई एच को बढ़ाते गए, आई बढ़ा, मैग्नेटिक सैचुरेशन आ गया, एच के कुछ भी बढ़ाओ आई नहीं बढ़ रहा, ठीक है भाई मैग्नेटिक सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट हो गया उसके बाद उसके बाद आई नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद एच को घटा रहे, आई घट रहा लेकिन दूसरे पाथ से घट रहा है, और एच को घटा के जब मैंने जीरो करा तो कुछ रिटेंटिविटी शो हो रहा है, दैट इज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, उसमें मैग्नेटिज्म बच गया। तो अगर आपसे कभी बोलता है व्हाट इज रिटेंटिविटी तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे रिटेंटिविटी? गेस करो रिटेंटिविटी क्या बोलेंगे? तो बोले रिटेंटिविटी बोलेंगे कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा और आपने बढ़ा करके इसको एक्सट्रीम लेवल पर मैक्सिमम तक लेके गए, फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करके खत्म कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेने के बाद जितना उसमें मैग्नेटिज्म बच जाता है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। सो यहां पर बेटा अगर मैं रिटेंटिविटी का डेफिनेशन लिखना चाहूं अगर मैं रिटेंटिविटी का डेफिनेशन लिखना चाहूं तो व्हाट इज रिटेंटिविटी? तो रिटेंटिविटी होता है द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, the residual magnetism after removal of the applied magnetic field, after removal of the applied magnetic intensity लिख दूं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कर देता हूं, है ना, वही बनता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H, यानी अप्लाइड फील्ड की तरह भी मान के चल रहे हैं। तो H को जीरो करने पे जितना I बच जाता है, रेसिडुअल होता है, बचा हुआ, उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। गॉट इट माय पॉइंट? यहां तक समझ में आया? मैंने आपको रिटेंटिविटी समझाया ना। अब उसके बाद बेटा H माइनस में आ गया। अरे भाई साहब ये जो रॉड था फेरो, आपने अभी H को 0 1 2 3 करके 100 तक पहुंचा, 100 के बाद फिर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब ठीक है, तो घटाओ, घटाने के बाद आपने जीरो करा तो कुछ साउथ नॉर्थ रह गया, पोल स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया, कमजोर हो गया, लेकिन कुछ है जरूर। अब आपने फील्ड को उल्टे डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। देखो H इधर प्लस में कितना माइनस में, H अब माइनस में -1 -2 -3 -4 चलता है। अरे अब इधर की तरफ आपने 1 2 3 4 बढ़ाना शुरू करा, इधर की तरफ बेटा H उल्टा कर दिया तो I घटने लगा। ओ ये साउथ और नॉर्थ मतलब धीरे धीरे और कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, और देखो C पर बिल्कुल जीरो हो गया, I डिक्रीज होकर जीरो हो गया, यानी साउथ और नॉर्थ खत्म हो गया, सबस्टेंस डीमैग्नेटाइज हो गया। डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिज्म था उसको समाप्त कर देना, तो उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइज। तो बोलते हैं अच्छा, यानी जितना फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, पूरे मैग्नेटिज्म जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म उसको समाप्त करने के लिए उसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कोएर्सिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, कोएर्सिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, जल्दी बताइए। हम बोलते हैं कोएर्सिविटी का डेफिनेशन होता है, देखो ध्यान से, कोएर्सिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, बोलते हैं द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, opposite direction to demagnetize the, to completely demagnetize the substance, to completely demagnetize
द सबस्टेंस is called coercivity। इस डायग्राम में O से C तक ये H की वैल्यू जो कि नेगेटिव में जितनी जरूरत है I को खत्म करने के लिए उस H को बोलते बेटा कोएर्सिविटी। फिर अगर आप H को नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे तो I फिर नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, फिर सैचुरेशन आ जाएगा। फिर H को घटाएंगे तो फिर दूसरे पार्ट से घटता जाएगा। H को घटा के जीरो करा तो कुछ भी बचेगा, जितनी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचती है उसको रिटेंटिविटी कहते हैं। जैसे वो भी रिटेंटिविटी था, उससे वही रिटेंटिविटी। फिर H को पॉजिटिव करते हैं, I नेगेटिव में और H को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव में बढ़ाते हैं, I डिक्रीज होकर के जीरो हो जाता है तो OF को बोलते हैं कोएर्सिविटी। जैसे OC कोएर्सिविटी उसी तरह OF कोएर्सिविटी। और ये साइकिल चलता रहता है बेटा, आप मैग्नेटाइज करो, डीमैग्नेटाइज करो, फिर मैग्नेटाइज करो, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। O से A तक बात पहली बार ही फॉलो करता है, बस O से A तक पहली बार ही चलेगा, उसके बाद तो ये साइकिल चलता रहेगा। जब तक आप इसमें फिर इधर अप्लाई करोगे, घटा के जीरो, फिर उल्टा अप्लाई करोगे, फिर घटा के जीरो, ये साइकिल जब तक चलाते रहोगे, ये जो लोहा है, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें ये आपको इस तरह का बराबर I और H का वेरिएशन मिलेगा। सबसे पहली बात तो बेटा यहाँ पर रिटेंटिविटी क्लियर होना चाहिए, कोएर्सिविटी क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक सैचुरेशन क्लियर होना चाहिए, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए अब यहाँ पर बेटा आप बोलेंगे सर अभी तक हिस्टेरिसिस नहीं समझ में आया। व्हाट इज हिस्टेरिसिस, है ना बेटा? आप बोलेंगे ना हिस्टेरिसिस कहाँ है सर? हिस्टेरिसिस क्या है? तो हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस बोलते हैं हिस्टेरिसिस द लैगिंग ऑफ आई, लैगिंग ऑफ आई यानी आई का पीछे होना, द लैगिंग ऑफ आई। देखो इस साइकिल में जब H जीरो है तो I पॉजिटिव में, जब H माइनस में हुआ तो I घट के जीरो हुआ, फिर H जब नेगेटिव में मैक्सिमम है ना, फिर उसके बाद इधर गए तो देखिए H घट के जीरो तो I कुछ पॉजिटिव रह गया, नेगेटिव में रह गया, फिर H पॉजिटिव हो गया तो I घट गया जीरो पर, तो I पीछे तो द लैगिंग ऑफ I बिहाइंड H इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। यानी हिस्टेरिसिस बेटा एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें कि I जो है वो H के हमेशा पीछे चलेगा। H आगे H पॉजिटिव में ज्यादा है, फिर घटा करके करेंगे वापस जीरो तो देखिए I कुछ बच गया, फिर H नेगेटिव में गया तो I घट के जीरो हुआ। यानी I पीछे और H आगे है। ये ऐसा डाया और पैरा में नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा। हिस्टेरिसिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया गया, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया गया। बहुत समझा रहा हूं आराम से। तो द लैगिंग ऑफ I बिहाइंड H इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। और ABCDEFA ये लूप ABCDEFA इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टेरिसिस लूप। तो बेटा ये बेसिकली हिस्टेरिसिस है। हिस्टेरिसिस क्या होता है? द लैगिंग ऑफ I बिहाइंड H, I का पीछे हो जाना H से, इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं, आराम से समझो, अभी कुछ बातें सिखाता हूं, है ना। देखिए सबसे पहली बात आराम से समझिए, बहुत आराम से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं बेटा। देखिए सबसे पहली बात बेटा, इसको समझिए। पहली बात बेटा आप ये समझिएगा बेटा कि ये जो हिस्टेरिसिस लूप आपने सीखा ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होगा। कैसा बनाया? ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इस हिस्टेरिसिस लूप का एरिया अगर बोला जाए कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप ये जो होता है एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम को देता है। एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम इन वन साइकिल, पर यूनिट वॉल्यूम इन वन साइकिल। एक साइकिल में कितना?
एनर्जी लॉस करेगा यूनिट वॉल्यूम में। तो सबसे पहली बात तो बेटा अगर कहीं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप क्या बताता है, तो आपको बोलना है एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम इन वन साइकिल। ये आपको याद रखना है बिल्कुल आराम से। फिर कहीं पर बेटा ऐसा हो कि आयरन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है मतलब जैसे सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन करके क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए बेटा सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, ध्यान से सुनिएगा, सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। सॉफ्ट आयरन बेटा जो टेम्पररी मैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयरन से बनता है, टेम्पररी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन से बनता है बेटा। और स्टील जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट इसी से बनता है बेटा। जो फ्रिज में हम मैग्नेट लगाते हैं ना, आप देखते हैं ना फ्रिज जो है उसका डोर थोड़ा सा लाके छोड़ोगे तो खुद ही खींच लेता है, वो परमानेंट मैग्नेट का बना होता है बेटा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अभी सुबह में फ्रिज या शाम को फ्रिज खरीद के लाए और रात में उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, फिर सुबह उठ करके पानी निकाल रहे तो दरवाजा खींच ही नहीं रहा। परमानेंट मैग्नेट होता है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए बेटा सॉफ्ट आयरन किससे बनता है, तो टेम्पररी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन से बनता है, परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनता है। देखिए जो बेटा सॉफ्ट आयरन और परमानेंट स्टील में जो कहानी है बेटा, डिफरेंस है कि सॉफ्ट आयरन में जो कोएर्सिविटी होगी वो लो। पहली बात तो कोएर्सिविटी इज लो, कोएर्सिविटी इज लो, ध्यान से सुनिएगा, कोएर्सिविटी इज लो। परमानेंट मैग्नेट को आप आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोएर्सिविटी इज हाई, कोएर्सिविटी इज हाई। बहुत आराम से बेटा ध्यान से सीखिएगा। फिर रिटेंटिविटी, तो रिटेंटिविटी इसकी लो होती है बेटा। रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, सोच के बताओ। कि जब आप अप्लाइड फील्ड को जीरो कर देंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म कुछ बच जाएगा, एंड रिटेंटिविटी इज लो। रिटेंटिविटी क्या होता है बेटा, लो होता है। और इसमें रिटेंटिविटी क्या होता है, हाई होता है। रिटेंटिविटी हाई होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है, हाई होता है। यानी आपको कहीं पर अगर इस तरह का थ्योरेटिकल सवाल मिलेगा कि सॉफ्ट आयरन और स्टील में किसकी रिटेंटिविटी हाई किसकी रिटेंटिविटी लो, तो बोलना सॉफ्ट आयरन का कोहेरेंसी और रिटेंटिविटी दोनों ही लो होता है, लेकिन स्टील का दोनों हाई होता है। अब यहां पर बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ध्यान से सुनिए, या म्यू लिख दूं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू लिख दूं, जगह भी बच रहा है ना, म्यू लिख देता हूं। देखिए बेटा सॉफ्ट आयरन का म्यू जो होता है वो हाई होता है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें जो म्यू होता है वो लो होता है। कहने का मतलब क्या बेटा, ये सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है। जैसे क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से, कभी अगर मान लो जैसे कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की चर्चा होगी, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, समझो पहले ध्यान से। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह फील करना, क्या फील करना, सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में अंदर समझो सॉफ्ट आयरन का रॉड है। तो देखो बेटा ये सॉफ्ट आयरन का एक रॉड होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सॉफ्ट आयरन का होता है ना, ये सॉफ्ट, यहां लिख दूं, ऐसे ऐसे बना देता हूं, ये सॉफ्ट आयरन का होता है बेटा, और इसके ऊपर ऐसे वायर लपेटा होता है, सोलेनॉइड में जैसे होता है ना, बिल्कुल वही है समझो। और जब आप इसमें करंट पास कराते हैं, है ना, करंट पास कराते हैं, बहुत आराम से करंट पास कराते हैं, तो ये आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन मजे की बात है कि म्यू बड़ा है, तो म्यू बड़ा होने से क्या होता है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट की वजह से मान लो 1 टेस्ला प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस आयरन की वजह से 1000 या 1 लाख टेस्ला पहुंच जाता है। म्यू हाई है इस वजह से। इस वजह से बेटा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि करंट हम पास कराते हैं। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब करंट, और जो मैग्नेट जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो जब आप करंट पास कराएंगे तो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बन जाएगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, म्यू की वैल्यू हाई होती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, समझ में आया, स्टेसिस समझ में आया बेटा। तो इस तरह से बेटा बहुत आराम से मैंने आपको स्टेसिस पढ़ा दिया, हिस्टेसिस आपको पूरा समझा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, एक सॉफ्ट आयरन है उसके ऊपर ऐसे
वायर लपेट, यानी सोलेनॉइड के कोर में अगर सॉफ्ट आयरन रख दिए और करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कई टाइम्स बड़ा हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई होती है। ये फील्ड को कई गुना ज्यादा बड़ा कर देता है, तो ये फायदा होता है बेटा। कहीं पे हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना होता है और थोड़ी देर के लिए जब तक करंट फ्लो करा रहे तब तक तो करंट फ्लो कराइए, सॉफ्ट आयरन के रॉड के ऊपर वायर लपेट के करंट फ्लो कराइए, हाई मैग्नेट बन जाएगा और वो उस मैग्नेट का यूज करिए। फिर करंट बंद कर दीजिए तो रिटेंटिविटी लो होती है। जब आप करंट बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ, एक्सटर्नल फील्ड स्विच ऑफ, तो जो मैग्नेटिज्म उसमें बच जाता है बेटा वो बहुत कम होता है, लो होता है। तो ये कहानी आपको हिस्टेसिस की मैंने पढ़ा दिया। अब आपको एक काम करना बेटा, आपको काम ये करना है कि आप बुक में देखोगे तो डाया, पैरा और फेरो में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक लाइन में एक चार्ट पेपर में दिया हुआ है। ये आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा, या आपको जो मॉड्यूल मिला बेटा उसमें मिल जाएगा। तो उस मॉड्यूल को आपको ध्यान से देखना है। जो चार्ट पेपर है जिसमें डाया, पैरा और फेरो, उसके बाद सबकी रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ऐसे करके पूरा ये टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, कॉपी पे नोट्स पे बनाना है, इसको भी नोट्स में बनाना अच्छे से। और ये पूरा थ्योरेटिकल यूनिट था जो कि कंप्लीट हुआ। ये मैग्नेटिज्म पूरा थ्योरेटिकल था बेटा, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई, एवरी पॉइंट पढ़ा दिया, पूरा मैग्नेटिक इक्विपमेंट मैंने आपको पढ़ाया, कोई भी भूलेगा नहीं। सारी चीजें करने के बाद फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो आपको क्या करना बेटा, अपने मॉड्यूल से डाया, पैरा, फेरो का एक पेपर बनाना, चार्ट पेपर, ये पूरा टेबल बनाना है। उस टेबल में डिफरेंसेस है कि डाया, पैरा, फेरो में क्या डिफरेंसेस है ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अनुसार डिफरेंस, परमिएबिलिटी के अनुसार डिफरेंस, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखनी है, पहले पढ़नी है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर ने सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब पता है, सब बता दिया, सब पता हो गया हमें। तो बेटा इस तरह से ये पूरी यूनिट ये कंप्लीट हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे EMI AC, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उससे पहले कल क्वेश्चन करेंगे। आज मॉड्यूल आप बनाएंगे और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मॉड्यूल का जो क्वेश्चन होगा वो आप ड्यूरिंग द लाइव इंटरेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं मॉड्यूल लेके रखूंगा, मॉड्यूल मेरे पास रहेगा, आप उससे बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर इतना, मैं क्वेश्चन नंबर बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, आपको बस अवेयर रहना, कल से ये स्टार्ट होने वाला है। आप मैसेज भी टाइप करके भेज सकते हैं या अपनी साउंड रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये क्लास मैं फिनिश कर रहा हूं अभी, और कल सेम टाइम 10 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा। आज थोड़ा सा डिले हो गया था बट कोई नहीं, कल से 10 बजे हम तैयार रहेंगे। थैंक यू एंड अच्छे से कर लीजिएगा, ओके।